तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एक दिवसीय दौरे पर बहराइच में रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लाभार्थियों में प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहराइच आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का भी कड़ा इंतजाम किया गया, जिसको लेकर डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वहीं पर सभी पंडालों का निरीक्षण भी किया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिन रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बहराइच रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 3:10 पर बहराइच पहुंचेंगे और 4:30 बजे यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे। वहीं यही जनता को संबोधित भी करेंगे और कई लाभार्थियों को सर्टिफिकेट व चेक भी वितरित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। ये पंडाल बना हुआ है जो कि नानपारा बहराइच मार्ग स्थित चौपाल सागर के पास ये पंडाल है, जहां पर लोगों की बैठने की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और लगातार अधिकारी इन पंडाल का निरीक्षण भी कर रहे हैं। कल होने वाले प्रोग्राम 3 अक्टूबर को ये प्रोग्राम होना था, जो कि लखीमपुर हुई घटना की वजह से ये कैंसिल हो गया था। अब दोबारा ये 17 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल इसी मंच से जनता को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करेंगे। बहराइच से जनता टीवी के लिए अब्दुल कादिर मुन्ना। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद हो गया। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। संभव है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव संहिता लागू हो सकती है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिए। आयोग के निर्देश पर अब एक ही जिले में 3 से 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारी और कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के साथ ही निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड सरकार को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आचार संहिता 20 दिसंबर तक लग सकती है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस बात को कितना यकीन से कहा जाए कि 20 दिसंबर की तारीख को फॉलो ही किया जाएगा? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश सरकार को 14 मई से 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और यही वजह है कि चुनाव आयोग से लगाकर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगातार चुनाव की तैयारी कर रही हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें या भाजपा की बात करें या फिर अन्य और दल लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं कहीं न कहीं जो आयोग है वो चाहे मतदाता सूची पुनरीक्षण की बात करें या फिर नए वोटरों मतदाताओं की बनाने की बात करें, लगातार आदेश आ रहे हैं। तो यही वजह है कि लगातार इन सब चीजों को मद्देनजर कहीं न कहीं जो निर्वाचन आयोग है वो अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। और जिस तरीके से अंगद की पैर तरीके से जमाए जो अधिकारी बैठे हैं कई सालों से करीब, उन पर कहीं न कहीं आयोग की भी नजर है। और इस वजह से ये एक मंथन शुरू हो चुका है कि जो 3 साल से ऊपर जो अधिकारी हैं एक ही जिले में अंगद की तरह जमा कर बैठे हैं, उनको कहीं न कहीं ट्रांसफर किया जाएगा, उनको बदला जाएगा, ताकि आने वाला 2022 चुनाव है विधानसभा वो पारदर्शी तरीके से कराया जा सके, किसी अधिकारी की जो हस्तक्षेप उसमें ना हो सके और नए अधिकारी वहां पर जाएं ताकि अच्छी वहां पर व्यवस्थाएं हो। शायद यही वजह है कि लगातार आयोग अपनी नजर बनाए हुए है और पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपको बता दें कि अनूप हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी ओर से तैयारियां कर रहे हैं और संभावना इस बात की भी है कि 20 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो जाए। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की परत दर परत खुलने के दौरान ही इसमें विदेशी फंडिंग
की बात भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में मतांतरण के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार करने वाली एटीएस की चार्जशीट में मतांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग का पता चला है। प्रदेश में महानगर के साथ ही छोटे शहर और कस्बों में बड़े पैमाने पर मतांतरण की जांच कर रही उत्तर प्रदेश की एटीएस को इस खेल में मतांतरण के सिंडिकेट के खातों की पड़ताल में खाड़ी देशों के साथ अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन से भी फंडिंग का पता चला है। एटीएस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें दर्शाया गया है कि इनके खातों में विदेशी संस्थानों से करीबन 150 करोड़ की फंडिंग हुई है। उमर गौतम के संस्थान को ब्रिटेन के अल फलाह ट्रस्ट से 57 करोड़ रुपए मिले। मतांतरण के इस खेल को बढ़ाने के लिए इनको दुबई के साथ खाड़ी के अन्य देशों से भी फंडिंग मिल रही थी। धर्मांतरण के जो रैकेट है इसमें कुल अभी तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से पहले 6 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट और दूसरे दौर में हम लोगों ने 4 और व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस प्रकार कुल 10 व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है तथा अब तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से जो एक ब्रिटिश संस्था है अल फलाह ट्रस्ट, इससे 57 करोड़ रुपए की फंडिंग हवाला के जरिए हुआ है, इसके साक्ष्य मिले हैं। और जो ये पैसे आए हैं वो उमर गौतम, सलाउद्दीन तथा उसका एक और साथी जो हम लोगों ने गिरफ्तार किया है उसको आए हैं, लेकिन इन लोगों ने इस पूरे फंड का कोई भी ब्यौरा अभी तक हमारे सामने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चलिए, हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं, संवाददाता है हमारे। तौकीर, जिस तरीके से इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग का खेल समय समय पर उजागर होता रहा है, एटीएस अपना काम कर रही है और भी जो तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, ऐसे में अब जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका भी खुलासा हो रहा है कि वहां से विशेष तौर पर फंडिंग की जा रही है। उमर गौतम और उनके साथ सलाउद्दीन सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। तब इस बात का खुलासा किया था कि जो विदेशी फंडिंग है उसके जरिए यहाँ पर अवैध धर्मांतरण को बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद 22 सितंबर को अभी हाल ही में कलीम सिद्दीकी जिन्हें मेरठ से गिरफ्तार किया गया था, वो एक ग्लोबल पीस के अध्यक्ष हैं, ग्लोबल पीस कमेटी है वो चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई थी जिसमें 57 करोड़ का करीब ब्यौरा ऐसा सामने आया था जो विदेशी फंडिंग से था। उसमें ब्रिटेन है, इसके अलावा कई ऐसे खाड़ी देश है जहाँ से इसको फंड को ट्रांसफर किया गया था। और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को साफ तौर पर कहना है कि इसके बारे में जब लगातार जानकारी मांग रही थी, पूछताछ की जा रही थी, तो ये सभी लोग इसको बताने में सक्षम नहीं थे। इसके बाद इनके खिलाफ फिलहाल आज चार्जशीट फाइल की गई है। 16 लोगों को अब तक इसमें गिरफ्तार किया गया था और 10 लोगों के खिलाफ आज चार्जशीट फाइल की गई है। अभी 6 ऐसे लोग हैं जिनकी अभी फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे जुड़े और लोग भी पुलिस के हाथ लगेंगे और ये जो फंडिंग है इसको लेकर भी पुख्ता की जा रहा है कि किस तरह से इसको फंडिंग है, कौन कौन लोग शामिल हैं और विदेशों में बैठे वो कौन लोग हैं जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो हिंदुस्तान से जुड़े हैं और वो लगातार इस तरह के अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ पर इस तरह के जो लोग हैं उनको फंड कर रहे हैं। इस दौरान किदवई, क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या किसी तरीके का रोड मैप साझा किया क्या कि अभी किस एक पर्टिकुलर रोड मैप पर काम कर रही है जांच एजेंसी? देखिए, अभी तो साफ तौर पर कहना है कि जो ये खाते हैं उन खातों को जांचा जा रहा है। इसके अलावा इनके आसपास जो रिश्तेदार हैं उनके जो खाते हैं उनको भी चेक किया जाएगा कि ऐसा फंड करने का जो तरीका है वो उन खातों में तो नहीं गया है। इसके अलावा जो जिन खातों से ट्रांसफर किया गया है, जो विदेशों में से जो खाते हैं उनको ऑपरेट कौन कर रहा है और इसके साथ ही जो ब्यौरा मांगा गया था उसको देने में जो सक्षम नहीं रहे, तो इस तरह की जो फंडिंग है आगे इस्तेमाल कहाँ हुई है, किन लोगों पे इस तरह का जो फंड को इस्तेमाल किया गया और कैसे लोगों को इसमें अवैध धर्मांतरण से जोड़ा गया है, तो कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं जिससे जवाब पुलिस तलाश रही है। लेकिन करीब पुलिस का कहना है कि 1000 से ज्यादा लोगों को इसमें शिकार बनाया गया है, उनको अवैध धर्मांतरण के जरिए उनको धर्म से जोड़ा गया है। तो अभी कई तरह खुलासे होने बाकी है, लेकिन जो कलीम सिद्दीकी उनकी गिरफ्तारी के बाद एक तरफ रोष भी बहुत नजर आया था। उसका कहना था कि पुलिस जो इनको लेकर गई है मेरठ से, उसके बाद पुलिस इनको जो सबूत है वो नहीं है, लेकिन अब एटीएस की तरफ से भी और प्रशांत कुमार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि 57 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो साफ तौर पर दिख रही है और इस 57 करोड़ का जवाब अभी तक कोई भी दे नहीं पाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तौकीर, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी के आशीर्वाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जो बाबा बैठे हैं, जो एक गरीब किसान मजदूर की नहीं सुनते। अपने संबोधन में जयंत चौधरी ने आगे कहा, हमें इनकी लड़ाई लड़नी है। मैं यहाँ पर आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तरक्की लाने के लिए आपका आशीर्वाद जरूरी है। देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद ये पहला मर्तबा है कि मैं सहारनपुर जिले में आ पाया हूँ। इन लोगों का, चौधरी साहब का लगभग 4 दशक का रिश्ता और लंबी यात्रा उन्होंने साथ तय की, तो अपने परिवार में आकर मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और जो यूपी की चुनौतियां हैं, जो यूपी में विकास के अभाव है, उन्हें दूर करने के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी है। लखीमपुर खीरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो जितना बड़ा दर्दनाक है और सरकार अभी तक न्याय नहीं दिला पाई। पीड़ित परिवार बहुत बेहद दुखी हैं। देश का किसान रो रहा है। जयंत जी, गठबंधन पर क्या कहेंगे आप? गठबंधन होगा या नहीं होगा? हाथ नहीं लाया। देखिए, बातचीत अच्छी चल रही है। पिछला चुनाव भी हम लोग साथ मिलकर ही लड़े थे। किससे होगा गठबंधन? समाजवादी पार्टी से ही बात चल रही है। मैं तो खुल के आपको बता रहा हूँ। तो वहीं गाजियाबाद यूपी गेट पर 3 कृषि कानून के विरोध में 10 महीने से धरना दे रहे किसानों ने गाजीपुर यूपी गेट पर सरकार और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार को चिताया कि आगामी रेल आंदोलन पर भारी संख्या में किसान इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि हर धर्मी सरकार जो अब किसानों से वार्ता नहीं कर रही है, उसे एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास कराया जाएगा। आज भारत सरकार का और काले कानूनों का पुतला यहाँ फूंका गया है। सरकार हर धर्मता करते हुए पिछले 11 महीने से जो किसान यहाँ अपना शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रही, इसलिए आज सरकार का पुतला दहन किया गया। रेल रोको आंदोलन कब से किया जाएगा? कल रेल रोको आंदोलन हमारा सुबह 10 से और 4 बजे तक रहेगा। कल 18 तारीख को संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर। कल किस जगह पर रेलें रोकी जाएंगी? जगह जगह पूरे भारत में रेलें रोकी जाएंगी। यहाँ गाजियाबाद में आप कहाँ रोकेंगे? गाजियाबाद में कई पॉइंट हैं, देखेंगे जहाँ भी कल का जैसे भी बनेगा। संभल में भाजपा नेता ने रामलीला के मन से भड़काऊ और विवादित बयान दिया। राजेश सिंघल ने आतंकवाद पर बोलते हुए कहा कि संभल की धरती से तालिबान का समर्थन करने वालों की आवाज निकलती है। ऐसे तालिबानियों का मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। ऐसी भाषा बोलने वालों की जुबान को काटना पड़ेगा। अपने समाज के ऊपर बहुत से लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता कायम होनी चाहिए। अरे हम भी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता कायम होनी चाहिए, परंतु वो लोग बोलते हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, कि हम हिंदू मुस्लिम एकता करना चाहते हैं। और भाइयों, हिंदू मुस्लिम एकता केवल गोल टोपी पहनने से नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम एकता तभी कायम होगी कि तुम गोल टोपी पहनो और तुम हमारे माथे पर तिलक लगाओ, तभी हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी। एक तरफ टोपी पहनिए और एक तरफ तिलक लगाने का काम करेंगे, तभी हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग में सरकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों का शराब पीकर गाली गलौज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक तरफ हड़कंप मचा, तो वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए वीडियो में वो दिख रहे हैं। कर्मचारियों के खिलाफ सीएमओ को जांच सौंपी गई है। फर्रुखाबाद में 2 स्थानों पर गोडाउन है जहां पर की खाद रखी जाती थी और पिछले समय खाद के उठान में थोड़ी शिथिलता बरती गई थी ठेकेदार द्वारा। तो जब मेरी संज्ञान में आया तो मैंने 2 दिन पहले उसको सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छी प्रगति नहीं थी उठान की। तो कल मेरे द्वारा दोनों जगह पर निरीक्षण किया गया और कल बहुत अच्छी उठान रही है। करीब 15,000 बैग कल उठाए गए हैं और जो भी स्कोर है वो हमारा 2 दिन के अंदर उसकी उठान कर दिया जाएगा। इस पर हम नहीं डिमांड करेंगे। तो मैं समझता हूँ जब उठान हो जाएगा तो उसकी स्थिति काफ़ी सुधार आ जाएगा। शारदीय नवरात्रि पर्व के बाद महोबा में बीते कुछ दिन लोग मूर्ति विसर्जन करने के लिए तालाब में गए, जिसमें एनजीटी के नियम की अनदेखी को लेकर आज तकरीबन 120 मूर्तियों के विसर्जन के लिए तालाब के पास एक बड़ा गड्ढा नगरपालिका प्रशासन ने खुदवाया। दरअसल मूर्तियों को दफनाने के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही थी। इसकी खबर जैसे हिंदू संगठनों को लगी तभी मौके पर इकट्ठा हो गए और सभी ने मूर्तियों को दफनाने का कड़ा विरोध किया है। नगर पालिका के द्वारा और डीएम साहब के आदेश थे कि गड्ढा खुदवा के मूर्ति दफनाई जाएंगी, पर अभी हमारी मांग ये हुई है कि मूर्ति ना दफनाई जाए। डीएम साहब के भी आदेश आ गए हैं कि उन लोगों ने हमारी बात रख ली है
गड्ढा इसलिए खुद रहे हैं जो मूर्ति में ये पन्नी हुई और पट्टी अट्टी जवारे हुए, ये सब उसके लिए। और बाकी सीएम साहब ने और यहाँ के प्रशासन ने हम लोगों की मांग रख ली है कि जाके मूर्ति सराएंगे। मूर्ति में 2 लोग रहेंगे, जो मूर्ति की कमेटी के 2 लोग हैं। प्रदेश के महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ और बाल कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री स्वाति सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। स्वाति सिंह यहां 7 डेज फाउंडेशन के 2 साल पूरे होने पर महिला हाइजीन पर आधारित गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले सभी विपक्षी पार्टियों की रैली करने पर कहा कि भाजपा और अन्य पार्टियों में काफी फर्क है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में यही अंतर है कि चाहे दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं वो चुनाव को जब सामने देखती है तब काम करने के लिए आते हैं, या आप जो बोल रहे हैं सिर्फ रैली वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से, क्योंकि हमें पता है कि इस देश के लोगों ने और हमारे प्रदेश के लोगों ने बहुत विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में। हम शुरू से उनके लिए काम करते आए हैं और भविष्य में भी काम करेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। हंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन मंगला माता के जन्मदिन के अवसर पर द हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ राजधानी देहरादून में किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। हंस फाउंडेशन के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 13 सचल चिकित्सालयों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ रुपए की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई है, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है। साथ साथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं उन सबके, इसके अलावा सब मिला के 250 करोड़ के लोकार्पण है। और नेक्स्ट चरण के लगभग 150 करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास है। क्योंकि सरकार में देखिए ऐसा है कि अभी सब विभाग सब जगह पहुंच गए हैं, उसके बारे में जो भी निर्णय होगा बाद में देखेंगे। आज माता श्री का जन्म दिवस भी है और इस जन्म दिवस पर हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर 13 जो हमारे जिला अस्पताल हैं उन सभी जिला अस्पतालों पर डायलिसिस की जो सुविधा है वो सभी को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो 13 सचल केंद्र हैं वो भी संचालित होंगे और बहुत सारे जो हमारे महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें हमारे सभी बच्चों के पठन पाठन के लिए मिलेंगी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये आज एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। पिछले 45 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध स्वरूप उपनल कर्मचारियों ने आज पीपीई किट पहनकर मानव श्रृंखला बनाई। अस्पताल में काम करने वाले उपनल कर्मचारियों का आरोप है कि कोरोना काल में उपनल कर्मचारियों ने मरीजों की जान बचाई, सब कुछ बेहतर करके दिया, लेकिन सरकार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं। अगर सरकार समान कार्य समान वेतन लागू नहीं करना चाहती तो कम से कम कोरोना योद्धाओं को एक सम्मानजनक वेतन देने पर विचार जरूर कर सकती है। अगर आने वाले समय में सरकार ने उपनल कर्मचारियों की मांगों के विषय में कोई गौर नहीं किया तो वो बड़े आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें आश्वासन हर बार सरकार से यही मिले कि आपकी मांगे जायज है, आपका बैठना जायज है। हम नहीं कहते कि हमें नियमित कर दो, हम नहीं कहते कि हमें आप इतने समान कार्य वेतन, पर हमने ये कहा कि आप एक कोरोना योद्धाओं को सम्मानजनक वेतन दे सकते हैं। हमने यही गुहार लगाई सरकार से, पर सरकार ने अभी तक हमारे साथ छलावा ही किया गया है। मैं सरकार से इतना ही कहूंगा, आज देखिए हम कोरोना योद्धा सड़कों पे हैं। अगर कोरोना योद्धा सड़कों पे हैं तो आने वाली तीसरी लहर के लिए मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं, अगर तीसरी लहर आएगी तो ये कोरोना योद्धा सड़कों पे मिलेंगे, हॉस्पिटलों में ऐसी मौतें मरेंगी जो लोग मरते चले आ रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पासिंग आउट परेड के 24 सप्ताह के कठिन और कठोर प्रशिक्षण के बाद आज मरसूरी स्थित अकेडमी में 38 युवा डॉक्टर सहायक कमांडेंट के तौर पर विधिवत शपथ लेते नजर आए और आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हो गए, जिसमें 14 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। अपने कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को विभिन्न सैन्य एवं पुलिस से संबंधित विषयों जैसे कि युद्ध कौशल, हथियार प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, फील्ड इंजीनियरिंग, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानवाधिकार में प्रशिक्षित किया गया। ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए, पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे
हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आईटीबीपी में, और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं जो है एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, और उस वजह से ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाए। ओवरऑल जो एक हमारा महिलाओं को लेके एक चिकित्सा तंत्र है वो भी बहुत मजबूत होगा, और आने वाले समय में हर फोर्स में, आईटीबीपी में हर जगह महिलाओं का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और उसमें इन 14 ऑफिसर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।